जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। आज का क्लास है आपका आरआरबी एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट साइंस का। अभी आपके सामने कुछ साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको अच्छे से पढ़िए, हमारे साथ पूरा क्लास देखिए, समझिए अच्छे से और उसको अच्छे से रिवीजन कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आरआरबी एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट साइंस। प्रश्न है आपके सामने, पानी का घनत्व क्या है। 1000 किलो घन मीटर, फिर 10 किलो घन मीटर, 1 किलो घन मीटर तथा 100 किलो घन मीटर। पानी का घनत्व होता है 1000 किलो घन मीटर। जिस प्रकार से अभी हमने आपको बताया था पानी का घनत्व क्या होता है, उसी प्रकार से आप देखिए बर्फ का घनत्व क्या है। बर्फ का घनत्व होता है 920 किलोग्राम घन मीटर। फिर जल का होता है, हमने जल तथा पानी का भी बताया था, 1000 किलो घन मीटर। फिर लोहा का 7800 किलो घन मीटर और पारा का होता है 13600 किलोग्राम घन मीटर। फिर प्रश्न है आपके सामने, गैलन सामान्यतया इस्तेमाल किया जाता है गति के लिए एक कंटेनर के लिए आयतन की माप के रूप में या कंटेनरों को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। गैलन का सामान्यतया इस्तेमाल किया जाता है आयतन की माप करने के लिए। गैलन को इस्तेमाल किया जाता है आयतन की माप के लिए। गैलन सामान्यतया द्रवों के आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किसके लिए? द्रवों के आयतन के रूप में। एक गैलन होता है यूएसए में 3.785 लीटर। एक गैलन कितना होता है? 3.785 लीटर। आज जो वर्तमान में गैलन का प्रयोग होता है, पहले जो विदेशों से तेल आता था उसका प्रयोग होता था बैरल में। एक बैरल होता था 42 यूएस गैलन। एक बैरल एक होता था लीटर में 158.987 लीटर। प्रश्न है आपके सामने, किसी वस्तु के तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं। जैसे जल में कोई वस्तु मैंने रखी है और वह जल जो उस वस्तु को ऊपर की ओर फेंकता है, वह बल कौन सा हो। जैसे नाव है, नाव का ना डूबना, जहाज का ना डूबना, इन पर कौन सा बल कार्य करता है। इन पर कौन सा बल कार्य करता है। जैसे किसी भी चीज का जल में ना डूबना तथा वस्तु का ऊपर के लिए तैरना, यह होता है वॉयंट फोर्स, उत्प्लावक बल। इसको कहते हैं ऊर्ध्वगामी बल। जो बल ऊपर की ओर लगता है उसको कहते हैं वॉयंट फोर्स तथा उत्प्लावक बल। प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प घर्षण का गलत उदाहरण है। मतलब इस विकल्प में से कौन सा विकल्प है जिसमें घर्षण प्रयोग नहीं हुआ है। फर्श पर धकेला गया वॉशिंग मशीन, हाँ इसमें घर्षण बल है। बर्फ में स्लेज का फिसलना, इसमें भी घर्षण बल है। व्यक्ति द्वारा स्लाइड में नीचे की ओर फिसलना, इसमें भी घर्षण बल है। व्यक्ति द्वारा भारी वस्तु को उठाना, इसमें घर्षण बल नहीं है। घर्षण बल वह होता है जहां पर कोई भी चीज घिस कर चले, वह होता है घर्षण बल। प्रश्न है आपके सामने, जहाजों की गति में वृद्धि आधारित है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर फैराडे, फ्लेमिंग तथा न्यूटन। जहाजों की गति मतलब जहाज का पानी में तैरना, ना डूबना, व्यक्ति का जल में तैरना, ना डूबना, ये किसका सिद्धांत है? आर्किमिडीज का सिद्धांत है। किसका है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। प्रश्न है आपके सामने, जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तो उसका वेग एवं त्वरण शून्य होता है। वेग शून्य होता है, त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगर बात की जाए, पृथ्वी पर जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मतलब जी का मान मतलब गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी किसी भी चीज को अपनी ओर खींचती है तो उसकी गति होती है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो कोई भी वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाएगी तो उसका वेग इससे अधिक होगा। लेकिन ये अलग से बता रहे हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। ठीक, इसको भी आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पर प्रश्न देखिए, यहाँ पर प्रश्न का उत्तर ये होगा, जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंच जाता है तो उसका वेग क्या होगा? वेग शून्य होगा, त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। प्रश्न है आप सामने, ग्रहों के ग्रह पथों का समान आकार क्या होता है? गोलाकार। ग्रहों के ग्रह पथों का समान आकार क्या होता है? गोलाकार, पैराबोलिक, अंडाकार तथा शंक्वाकार। कैसा होता है? अंडाकार होता है, इसको एलिप्टिकल बोलते हैं। अंडाकार को एलिप्टिकल बोलते हैं। इंग्लिश भी देखते चलिए, एनटीपीसी कभी कभी इंग्लिश में भी प्रश्न को पूछ लेता है। प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? सूर्य के चारों ओर क्या घूमता है? ग्रह घूमते हैं, तारा, सैटेलाइट, आकाशगंगा तथा गैलेक्सी। अगर बात की जाए सूर्य के चारों ओर, जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनको ग्रह कहते हैं। ठीक है, और जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं उनको उपग्रह कहते हैं।
जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं उनको उपग्रह कहते हैं। यहाँ तो सूर्य के चारों ओर पूछ रहा है, तो सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? ग्रह। और जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं वह होते हैं उपग्रह। प्रश्न है आपके सामने, सौरमंडल की हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? आखिर यह हीलियोसेंट्रिक मॉडल क्या है? यह ग्रहों से संबंधित है तथा ब्रह्मांड के बारे में ज्ञान दिया था वैज्ञानिक ने। उन्होंने बताया था पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, ब्रह्मांड का केंद्र कौन है? सूर्य है। यह बताया था निकोलस कोपरनिकस ने, और उन्हीं का मॉडल है हीलियोसेंट्रिक मॉडल। किसका है? निकोलस कोपरनिकस का। प्रश्न है, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? किसी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को तनाव, जड़ता तथा काम क्या कहा जाता है? जड़ता तो वह होता है जो बल एक जगह पर लगा है लेकिन उसको जब हटाया जाता है, ठीक है, किसी बाहरी बल के द्वारा, तो वह न्यूटन का नियम था, न्यूटन का प्रथम नियम, जिन्होंने प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है तथा जड़त्व की परिभाषा मिलती है, वह न्यूटन का प्रथम नियम है। लेकिन प्रश्न यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाएगा? इसमें वजन कहा जाएगा। विकल्प के अनुसार वजन, यही सही है। प्रश्न है आप सामने, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? बुध ग्रह पर आपका वजन होगा 14.3 किलोग्राम। पृथ्वी पर अगर आपका वजन 38 किलोग्राम है तो बुध पर वजन क्या होगा? देखिए कैसे निकालते हैं। बुध ग्रह पर व्यक्ति का भार निकालना है तो पृथ्वी पर व्यक्ति का भार उसको लिख दीजिए 38 किलोग्राम, ठीक है। फिर ये लिखा है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यह होता है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण तथा जी का मान। पृथ्वी पर जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, उसको लिख दीजिए। फिर यहाँ पर लिखा है 3.7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है? ये है बुध ग्रह पर जी का मान तथा गुरुत्वाकर्षण का मान। ये बुध ग्रह का है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर तथा बुध ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण और जी का मान होता है 3.7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको निकालकर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 14.3 किलोग्राम। 38 होता है या 50 होता है, किसी भी तरीके से आपसे पूछता, लेकिन आंसर इसी तरीके से निकलेगा। प्रश्न है आपके सामने, पृथ्वी की सतह पर प्लायन वेग का मान होता है 4.3 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 21.3 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी पर प्लायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितना होता है प्लायन वेग का मान? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? निम्न तापमान के कारण, निम्न गति, निम्न दाब तथा निम्न घनत्व के कारण। बादल जो आकाश में तैरते हैं वह तैरते हैं निम्न घनत्व के कारण। कैसे तैरते हैं? निम्न घनत्व के कारण। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का क्या कारण है? कागज की खुरदरी, प्राकृतिक परासरण तथा कैपिलरी प्रक्रिया। ब्लॉटिंग पेपर स्याही सोखने का कारण होता है कैपिलरी प्रक्रिया। इसको कैशित्व कहते हैं। कैशित्व के कारण ही दिया सलाई में तेल ऊपर की ओर चढ़ता है, लैंप में तेल ऊपर की ओर चढ़ता है और स्याही को सोखता वह होता है कैशित्व के कारण। फिर से यहाँ पे प्रश्न को रिवीजन किया गया है। एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही को कैसे सोखता है? स्याही सुखाकर कोशिका कैपिलरी क्रिया से तथा ठोसकरण क्रिया से या बाष्पीकरण से। अभी मैंने आपको बताया था दिया सलाई में तेल का ऊपर चढ़ना, लेब में तेल का ऊपर चढ़ना, ब्लॉटिंग पेपर तथा स्याही का सोखना, यह होता है कैशित्व तथा कैपिलरी प्रक्रिया के कारण। किस क्रिया के कारण होता है? कैशित्व तथा कैपिलरी प्रक्रिया के कारण। निम्न में से प्रश्न है, चाकू किसका उदाहरण है? लीवर का, वेड्स का, इंक्लाइंड प्लेन तथा पुल्ली का। चाकू उदाहरण होता है वेड्स का। वेड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि चाकू एक साधारण यांत्रिक उपकरण है। पिछला टॉपिक था आपका यांत्रिक टॉपिक से एनटीपीसी में जितने प्रश्न आए हैं मैंने आपको सभी पढ़ा दिए। अब है टॉपिक आपका ऊष्मा। इसके भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी पूरा देखिए। ऊष्मा भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है एनटीपीसी में, इससे भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है, निम्नलिखित में से किस पर नामित है? मतलब जो सेंटीग्रेड नाम पड़ा है ये किस वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा है? केल्विन। सेंटीग्रेड जो नाम पड़ा है वह पड़ा है एंडरसन सेल्सियस के नाम पर। इन्होंने 1742 में सेंटीग्रेड पैमाने की खोज की थी और एंडरसन सेल्सियस के नाम पर ही इस पैमाने का नाम पड़ा है सेंटीग्रेड, और उसकी खोज हुई थी 1742 में और की थी एंडरसन सेल्सियस ने।
प्रश्न है मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है? 34 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस तथा 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का औसत तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का फ़ारेनहाइट में तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्रश्न है जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 5.4 -8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी होती है तो इस स्थिति को किस रूप में माना जाता है? इस स्थिति को माना जाता है हाइपोथर्मिया। यह वह स्थिति होती है जैसे कि मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है वह होता है 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इस स्थिति में मानव शरीर का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, 36 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, तो इसको कहा जाता है हाइपोथर्मिया। क्या कहा जाता है? हाइपोथर्मिया। लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि कोई भी द्रव अगर गर्म किया जाता है तो वह आयतन में उसकी वृद्धि होती है, लेकिन जल 0 डिग्री से 4 डिग्री सी का तापमान जब इससे ऊपर होगा उसके आयतन में वृद्धि होगी। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऊष्मा का कुचालक है? लकड़ी, हीरा, पानी तथा माइका। हीरा और पानी यह ऊष्मा के सुचालक होते हैं। यहाँ पे लकड़ी और माइका, ये जो माइका है लकड़ी से थोड़ा अधिक ऊष्मा का सुचालक होती है, लेकिन जो लकड़ी है वह 100% ऊष्मा का कुचालक है। प्रश्न है आर्द्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? दाब मापी, थर्मामीटर, आर्द्रता मापी तथा तरल मान। आर्द्रता को मापने के लिए आर्द्रता मापी का प्रयोग किया जाता है। आर्द्रता मापी को हाइग्रोमीटर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हाइग्रोमीटर को। तो आर्द्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का तथा आर्द्रता मापी का। पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्व जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है का प्रयोग किया जाता है? थर्मामीटर के अंदर कौन सा लिक्विड होता है? वह होता है मरकरी, जिसको पारा कहते हैं। वैज्ञानिक जगत में एक पारा ही एकमात्र ऐसी धातु है, मतलब पारा मतलब मरकरी, जो साधारण ताप और दाब में द्रव अवस्था में रहती है, और पारा का अयस्क होता है सिनेबार। गर्मी सीधे से संदर्भित नहीं होती है। गर्मी सीधे संदर्भित कैसे नहीं होती है? थर्मल ऊर्जा का मापन से अणुओं की गति से, जो गर्मी है वह अणुओं की गति से संदर्भित होती है। ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम के स्थानांतरण से भी ये गर्मी सीधे संदर्भित होती है। पदार्थों के थर्मोडायनामिक गुण से भी, तो गर्मी सीधे संदर्भित नहीं होती है थर्मल ऊर्जा का मापन से। किससे नहीं होती? थर्मल ऊर्जा के मापन से। प्रश्न है रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? रेफ्रिजरेटर कार्य करता है बाष्पीकरण के सिद्धांत पर। जो फ्रीज होता है रेफ्रिजरेटर, इसको हिंदी में कहते हैं परशीतक। प्रश्न को रिपीट करता है, किस आधार पर थोड़ा सा उसका रूप बदलकर। गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के बाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? यह करता है रेफ्रिजरेटर। गर्मी अवशोषित करने के लिए बाष्पीकरण का सिद्धांत क्या है? रेफ्रिजरेटर। क्रायोजेनिक किसको दर्शाता है? कम तापमान को तथा उच्च तापमान को, कम दबाव को तथा उच्च दबाव को। क्रायोजेनिक जिसको निम्न तापकी कहा जाता है, यह दर्शाता है कम तापमान को। किसको? कम तापमान को। परम शून्य ताप को दर्शाता है। परम शून्य ताप को दर्शाता है 0 से 255 डिग्री सेल्सियस कम, 0 से 300 डिग्री सेल्सियस कम, 0 से 273 डिग्री सेल्सियस कम। परम शून्य ताप को दर्शाता है 0 से 273 डिग्री सेल्सियस कम। कौन दर्शाता है परम शून्य तापमान को? 0 से 273 डिग्री सेल्सियस कम तापमान। पर्सी स्पेंसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? राडारेंज तथा राडारेंज, और इसको 1946 में बेचा गया था। प्रश्न है उष्णता हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? ऑप्टिक्स, अकाउस्टिक्स, थर्मोडायनामिक्स क्या कहा जाता है? उष्णता हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। क्या कहते हैं? थर्मोडायनामिक्स।
उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस में परिवर्तित हो जाती है? गैस का सीधे ठोस बनना उसको क्या कहा जाता है? सब्लिमेशन, डिपोजिशन, कंडेंसेशन तथा इवेपोरेशन। गैस का सीधा ठोस बनना होता है डिपोजिशन, जिसको निक्षेपण कहते हैं। गैस का सीधे ठोस बनना होता है डिपोजिशन, जिसको निक्षेपण कहा जाता है। एनटीपीसी ने परीक्षाओं में इन सभी पर प्रश्न पूछ रखा है, जैसे सब्लिमेशन, कंडेंसेशन तथा इवोपरेशन, और इन पर भी कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया। एनटीपी निम्न में से कौन गर्मी के प्रभाव से संबंधित नहीं है? कंडक्टिव, रेफ्रेक्टिव, रेडिएक्टिव तथा कन्वेक्टिव। गर्मी के प्रभाव से संबंधित नहीं है रेफ्रेक्टिव, इसको क्या कहा जाता है? अपवर्तनांक। इस पर गर्मी का प्रभाव नहीं पड़ता, यह होता है रेफ्रेक्टिव, इसको अपवर्तनांक कहा जाता है। इंग्लिश और हिंदी इसलिए लेकर चलते हैं, कभी कभी यहाँ पर लिखा हो सकता है अपवर्तनांक, इसलिए दोनों का ज्ञान होना जरूरी है। प्रश्न है, हिमीकरण, फ्रीजिंग तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा किस कारण होता है? ठंड के दिनों में, सर्दी के दिनों में नलों के पाइपों का फटना, पानी का जो तापमान होता है 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, तो जो उसका नलों में जो पानी होता है उसके आयतन में वृद्धि होती है, और जब बर्फ जमता है तो पाइप फट जाते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? हिमीकरण, फ्रीजिंग। तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, इसको कहते हैं एक्सपांशन। क्या कहते हैं? एक्सपांशन। गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? एनीलिंग कहते हैं। गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को एनीलिंग कहा जाता है। ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट जो भी प्रश्न आए हैं यांत्रिक तथा ऊष्मा पर, वह मैंने आपको बहुत अच्छे से करा दिए हैं। बहुत अच्छे से आप पढ़िए तथा रिवीजन कीजिए, और यह देखिए कि किस आधार पर एनटीपीसी प्रश्न पूछता है, कैसे प्रश्न को रिपीट करता है। अगला प्रैक्टिस सेट आएगा एक अच्छे टॉपिक के साथ, लेकिन इससे पहले आप चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमारा और आपका साथ बना रहे और सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। आपका भविष्य उज्जवल हो।